वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसके बारे में बताता है। कैसे वो भारत में हमारे यहाँ एंट्री किए और किस तरह से वो जो है यहाँ शासन तक पहुँचे। दोस्तों, मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं, अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। दोस्तों, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के ये खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक आने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगा था। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। वह व्यापार हथियारों की मदद से चला रहा था और व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफे कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू कर देती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम
चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव कोलकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। दोस्तों, व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब बाद में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांका अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेर में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।
रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि वह सिराजुद्दौला का हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई किया जा सकता था तो किसी भी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसे हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाना पड़ा। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी को ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहिए थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता चला गया, लेकिन उसे भारत की ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदने पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे कंपनी अपने सारे खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। दोस्तों, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके लिए कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को यह बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया, उसकी उम्र 18 ईयर्स थी। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसे अकूत संपत्ति का स्रोत संदेहास्पद लग रही थी। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत करने वाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनमें सबसे की इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन में लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते हुए धन दौलत को लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों तथा सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा करती थी। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। दोस्तों, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757
से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर उसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसरों तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उन्हें इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले ली थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेज़ली गवर्नर जनरल 1798 टू 1805 था, उस समय अवध का नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान शेर मैसूर। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 टू 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 टू 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। वहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और उनकी मदद के लिए सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो उठे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 टू 69, 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर पर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। दोस्तों, मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली के देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रांतीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादज सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 टू 1805
कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 टू 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठे की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा के पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारत के राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने या अधिकार अपने पास मानती थी। ये सोच के बाद अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देने लगी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन मिलने और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। दोस्तों, विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ये सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नई तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी पर हटाया गया उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोगों भी 1857 में महान विद्रोह में शामिल हो गए। दोस्तों, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 टू 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था।
सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। दोस्तों, एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर इस भिन्नता को खत्म करने, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम कार्य इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस और अधिकारियों तथा दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए में ढकेल दिया था। दोस्तों, कंपनी की फौजें। कंपनी के साथ साथ भारत में शासन में सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक शासक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस होने लगी। ग्रामीण इलाके में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध की तकनीकें बदलने लगी, कंपनी ने सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरतें कम होती गईं। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाही की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना था। अब उसकी सेना टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतने आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन की पहचान वे कौन? इन बातों के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी में से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप नीति के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और परिवार भारत जैसे दूर देश से में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के दूसरे भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी।
दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी को आंखों से देखा, ब्यौरा प्रस्तुत किया। ये मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमें अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसान ने पशु के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीददारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य दिल पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शक के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।